आपको अब चलिए सीधे लखनऊ लेकर चलते हैं। वहां जो इस वक्त राजनीतिक हलचल मची हुई है उस सब का केंद्र जो है वो है समाजवादी पार्टी का दफ्तर, और जहां से ये पलायन हो रहा है वो है बीजेपी का दफ्तर। मनीष भट्टाचार्य इस वक्त लखनऊ में मौजूद है, हमारे सहयोगी। मनीष, आपने भी बहुत सारे उन बागी नेताओं से बात की है जो अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि हमारी उपेक्षा हो रही थी, हमारे काम नहीं हो रहे थे, सुनवाई नहीं होती थी, अफसर जो है वो सरकार चलाते थे। लेकिन इसका जवाब एक आदमी के पास भी नहीं है कि 5 साल तक सुनते क्यों रहे। ये 5 साल तक किसका इंतजार कर रहे थे? मनीष, कौन गया? ये स्टाफ है। देखिए जी बिल्कुल सौरभ, दोनों विधायकों से हमारी बातचीत हुई है और दोनों विधायकों ने एक ही बात कही है कि उपेक्षाएं हो रही थी, बहुत दिनों से हमारी सुनी नहीं जा रही थी, तरजीह नहीं दी जा रही थी। लेकिन सवाल एक ये बहुत बड़ा है कि पूरी सरकार का कार्यकाल रहा और जब चुनाव के वक्त इन्होंने अपनी आवाज़ क्यों बुलंद की कि भाई इतने दिनों से जो इनकी मांगे थी उनकी पूरी नहीं की जा रही थी। जिस तरीके से इन्होंने जातियों का बखान किया और तमाम बातें कही कि इस पूरे कार्यकाल में इन जातियों के और साथ साथ उन नेताओं के वो काम नहीं हो पाते थे जिनको बार बार ये कहना चाहते थे। तो इन कुल मिलाकर एजेंडा साफ है और ये बातें जरूर सुगबुगाहट चल रही है पूरे राजनीतिक गलियारों में कि स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते थे कि उनकी बेटी को टिकट मिले, फिर से वो विधायकी का चुनाव लड़े, और भी तमाम बातें इस तरीके की उठ रही थी। हालांकि जो धीरे धीरे विधायक आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य को तय करना है कि आखिरकार आगे की क्या रणनीति, और हम लोग उनके साथ हैं। और यही वजह है कि कुछ विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास पर बैठे हुए हैं और अन्य जो विधायक जो इस्तीफा दे चुके हैं या देने वाले हैं वो लोग यहाँ पर धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं। लेकिन इसमें अब कोई शक तो रह नहीं गया कि सभी लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, और जितने भी विधायकों ने इस्तीफा दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ, ये सब कहीं ना कहीं उनके ही अनुयायी हैं, उन्हीं के प्रभाव में जीतने वाले लोग हैं। तो इनका अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जा रहे हैं उनके साथ ये इस्तीफे होना, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखिए बिल्कुल दबाव की राजनीति है और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और उसमें बाकायदा फोटो भी लगी हुई है और ये साफ उनका वेलकम भी किया है। तो ये बात तो साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे। लेकिन सवाल ये कि जिन मुद्दों के आधार पर इन्होंने इस्तीफा दिया है उन उम्मीदों के साथ अगर समाजवादी पार्टी में ये जाते हैं तो क्या वो उम्मीदें पूरी होंगी? ऐसा कोई कमिटमेंट हुआ है या कोई टेबल वार्ता कोई ऐसी हुई है? क्योंकि सुबह 11 बजे मुलाकात हुई थी स्वामी प्रसाद मौर्य की अखिलेश यादव से, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया है और फिर धीरे धीरे इस्तीफों की झड़ी लगती जा रही है। लेकिन इन विधायकों के पास एक ही सुर है कि हमारे कामकाज नहीं हो रही थी, हमारी उपेक्षाएं हो रही थी, हमारी मांगी नहीं पूरी हो रही थी, इस वजह से हमने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ इस्तीफा दे दिया है और अब आगे की रणनीति स्वामी प्रसाद मौर्य तय करेंगे। तो कोई बहुत ठोस एजेंडा दिखाई नहीं देता। तो ये अच्छा मनीष, देखिए आप तो इतने बरसों से राजनीति कवर कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में आप जाते हैं, आप बेहतर समझते हैं कि चुनाव के वक्त किसी नेता का चाहे कितने बड़े वो मंत्री हो कुछ हो, उसके इस्तीफा देने के पीछे वजह कुछ और होती है, वो नहीं जो वो बोलता है टीवी पे। एकदम सही कहा है सौरभ आपने, वो भी ऐसे वक्त पर जिस वक्त पूरा अब चुनाव है और सब यही चाहते हैं कि उनको टिकट मिल जाए, और ऐसे वक्त पर अगर पार्टी से अपना नाता तोड़ते हैं तो तमाम उम्मीदें और अपेक्षाएं जो खुद इन्होंने लगा के रखी थी शायद इनकी उम्मीदें अपेक्षाएं नहीं पूरी हो पा रही है। यही वजह है कि दूसरे पार्टी से दावा। देखिए अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि अब शरद पवार भी कमेंट कर रहे हैं। आज जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है उस पर वो कह रहे हैं कि अब यूपी के हालात बदल रहे हैं। अब शरद पवार बोल रहे हैं महाराष्ट्र में बैठ करके कि यूपी के हालात बदल रहे हैं और यूपी में परिवर्तन आएगा। और बता दें आपको कि उन पर सवाल आजकल ये उठ रहा है कि क्या वो सुपर सीएम बन गए हैं, क्योंकि मंत्रियों के साथ वो आजकल मुलाकात कर रहे हैं, वो मीटिंग ले रहे हैं। बहरहाल बड़े नेता हैं, उनका यूपी पर कमेंट आना, इस पर चर्चा जरूर होगी। लेकिन आज 4 लोगों के इस्तीफे से इतने बड़े आंकलन पर पहुंचना, इसको आप कैसे देखते हैं मनीष? देखिए इस इस्तीफे से तो एक बात साफ है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो चाह रहे थे वो शायद उनको पार्टी में दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनको उम्मीदें समाजवादी पार्टी से लगी हुई हैं। जैसा कि रुचि जी भी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि 6% ये वोट बैंक है और इस 6% वोट बैंक का महत्व भी बहुत ज्यादा है। इन सीटों पर खासतौर पर पूर्वांचल की जो सीटें हैं, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जिनकी बात की जा रही थी, तो उसका जातिगत समीकरण साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी भी पूरी करेगी। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने इनका स्वागत किया है पार्टी में। वो शायद इस वोट बैंक, मनीष अभी जो हम लोग जिक्र कर रहे थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की, उन्होंने उनकी बात हम जरा सुना दें। उन्होंने आज कहा कि गोवा में तृणमूल कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ वो मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा गोवा में कांग्रेस और टीएमसी के साथ अभी बात चल रही है। कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस
राष्ट्रवादी कांग्रेस इनमें डिस्कशन चालू है। कुछ जगह जहाँ हम कंटेस्ट करना चाहते थे इसकी सूची बाकी दोनों पार्टी को दी है और मुझे विश्वास है कि अगले 2 दिन में इसका अंतिम निर्णय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और छोटे छोटे पार्टियों का गठबंधन हुआ है। क्या अब आप देखिए, शरद पवार मुंबई में बैठे हैं, बात कर रहे हैं वो लखनऊ की। बहरहाल उनकी मर्जी है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के साथ। तो आप ये आजकल एक ट्रेंड देख रहे हैं, ये बना भी हुआ है कि सब जगह बीजेपी को हराने के लिए जिसकी भी बड़ी छोटी जैसी भी ताकत है वो लगाना चाहता है, और उत्तर प्रदेश में भी ये कोशिश हो रही है। और अखिलेश यादव की इस बार कोशिश जो है बड़ी साफ है, वो खुलकर कहते हैं कि मैं किसी बड़ी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करूंगा, मैं छोटे छोटे दलों के साथ अलायंस करूंगा, मैं उन लोगों के साथ अलायंस करूंगा जिनका छोटे ही सही लेकिन एक वर्ग पर अच्छा और बड़ा प्रभाव है, पकड़ है। और ये वो कर भी रहे हैं, चाहे वो प्रकाश राजभर की पार्टी और आज शायद स्वयं प्रसाद मौर्य का उनको साथ मिला, और ऐसे बहुत सारे छोटे दलों को, छोटे वर्गों को टारगेट करने के लिए वो ये ऐलान कर रहे हैं। और आपको बता दें एक कयास आज और चल रहा है, वो ये कि जो प्रगतिशील समाज पार्टी है यानी शिवपाल यादव की पार्टी, कुछ चर्चाएं हैं कि क्या वो भी आज विलय कर लेंगे अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में, ऐसे भी सवाल चल रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ये समाजवादी पार्टी के लिए एक और जो आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन आज स्वयं प्रसाद मौर्य का जाना ये बीजेपी के लिए जरूर एक नुकसान की खबर है, लेकिन इसके पीछे वो वजह नहीं है जो स्वामी प्रसाद मौर्य बता रहे हैं, बिल्कुल साफ है। हमें बताया गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य दरअसल अपने बेटे को भी टिकट दिलाना चाहते थे। उनके बेटे ऊंचाहार से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, हार गए थे। इस बार वो फिर चाहते थे कि उनको टिकट मिले, पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। इनकी बेटी सांसद हैं, खुद कैबिनेट मंत्री हैं, फिर चाहते थे कि परिवार से एक तीसरे आदमी को भी उतारे भारतीय जनता पार्टी। यह असल वजह बताई जा रही है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के पीछे। और उसके बाद जो जिस तरीके से उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के लिए भाषा इस्तेमाल की है, उससे इसमें तलखी और बढ़ेगी। शरद पवार का जो यूपी को लेकर के दावा है वो एक बार फिर आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने वाला है। आज मौर्य जी ने जो इस्तीफा दिया मिनिस्ट्री से और पार्टी से, और इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी को सहयोग देने की बात उन्होंने कही, और साथ साथ इनके साथ भी 13 MLA और कुछ साथी वो इस पर ज्वाइन होने वाले हैं। और आज 9 से शुरुआत है, और देखेंगे अगले कुछ दिनों में हर दिन कोई ना कोई नया चेहरा वहाँ से छोड़कर यहाँ आएगा और परिवर्तन के प्रक्रिया में शामिल होगा। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी जानकारियां कि 12-13 विधायक छोड़ेंगे साथ, आने वाले दिनों में और विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे। शरद पवार के पास ये जानकारियां कहां से पहुंच रही हैं, वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं? हमारी उत्तर प्रदेश की ब्यूरो चीफ रुचि कुमार हमारे साथ है, मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ है। रुचि, यूपी का कोई बड़ा नेता छोटा नेता बोले तो समझ में आता है, शरद पवार दावा कर रहे हैं कि अभी बीजेपी के 13 विधायक और जाएंगे स्वयं प्रसाद मौर्य की तरह। देखिए, ऐसा है कि बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर इस तरह की अटकलों का दौर चल रहा है कि बड़ी तादाद में बीजेपी के विधायक समाजवादी पार्टी में जाना चाहते हैं। इसमें 2 बातें हैं। एक तो जो विधायक हैं वो अपना भविष्य देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कहां से वो जीतेंगे, वो पार्टी का दामन थाम रहे हैं। दूसरा, जिस तरह से बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी अपने कई सारे करीब 100 के आसपास जो मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट काटने वाली है। तो इन विधायकों को पहले से पता है कि हमारा टिकट कट जाएगा, इसलिए वो पाला बदल रहे हैं। क्योंकि अगर आप यूपी में जाएंगे तो गांव-गांव इस समय बीजेपी अपना सर्वे करा रही है, अलग अलग टीम उनके सर्वे कर रही है कि जो मौजूदा विधायक है, मौजूदा मंत्री है, फील्ड में उनके इलाकों में क्या पकड़ है, अगर उनको टिकट बीजेपी दोबारा देती है तो वो जीत पाएंगे या हार जाएंगे, सीट बदलने की जरूरत है। तो बहुत सारी चीजें बीजेपी में इस समय चल रही हैं। तो ये जो पाला बदलने का खेल है ये उससे जोड़ के देखा जा रहा है।
स्वामी प्रसाद मौर्य का भी अक्टूबर से ये चर्चा थी कि जैसी ही आचार संहिता लागू होगी स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे विधायकों की एक लिस्ट है जिनके नामों को लेकर ये अटकलें सौरभ लगाई जा रही है कि वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, बीजेपी छोड़ सकते हैं। रुचि, इसमें तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। हमने देखा है खासकर जो रूलिंग पार्टी होती है जब चुनाव में जाती है तो अपने बहुत सारे विधायकों के टिकट काटती है, एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की कोशिश की जाती है, तो इसमें तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। और फिर जैसा आपने कहा बहुत सारे लोग छोड़ते भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के पास लेकिन क्या नहीं है जो वो पार्टी छोड़ रहे हैं? खुद कैबिनेट मंत्री हैं, बेटी सांसद है। अब ये जो खबरें आ रही हैं कि अपने बेटे को वो रायबरेली के ऊंचाहार से टिकट दिलवाना चाहते थे, जो पहले वहां से हार चुके हैं, दोबारा चाहते थे और वो मना कर दिया, इस वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। क्या सच्चाई लगती है इसमें आपको? रुचि, चलिए रुचि के पास हम चलेंगे। और ये आज का दिन उत्तर प्रदेश में खासकर लखनऊ में चुनावी राजनीति के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि एक बड़े व्यक्ति ने इस्तीफा दिया है पार्टी से। रुचि कुमार एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, ये सवाल मेरे मन में भी और बाकी जो दर्शक हैं वो भी सोचते होंगे कि भाई आप कैबिनेट मंत्री हैं, बेटी आपकी बीजेपी से सांसद है, अभी 2024 तक सांसदी से उनको कोई हटा भी नहीं सकता। ऐसे में पार्टी छोड़ के इनको क्या हासिल हो रहा है? देखिए, इसमें कई तरह की बातें हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वो कोई अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे थे, वो बीजेपी नहीं दे रही थी इसलिए वो चले गए। वो कह रहे हैं कि हम अपने समाज का, जिस तरह से नेता जब पार्टी छोड़ते हैं और नए दल में जाते हैं तो जो दावे करते हैं कि वो समाज के बारे में सोच रहे हैं, कैसे भविष्य अच्छा होगा देश का, ये सारी बातें स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं। आप अगर सौरभ याद करेंगे, जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे तब भी उन्होंने यही सब बातें की थी और मायावती ने उनको ये कह के पहले पार्टी से निकाला था कि वो परिवार के लिए टिकट मांग रहे थे और वो टिकट नहीं दिए गए, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है। तो इसलिए इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। यहाँ हमें सामने हलचल दिखाई दे रही है, सौरभ आपको भी दिखाना चाहेंगे। सामने समाजवादी पार्टी का ऑफिस है जहाँ पर मुलायम सिंह, रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव की मीटिंग चल रही थी। कुछ हलचल यहाँ पर सामने दिख रही है और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर ये शिवपाल यादव का घर है। तो कुछ नेता हमें कोई या तो अखिलेश यादव है या मुलायम सिंह यादव है, वो आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो काफी ज्यादा गहमा गहमी समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर इस समय दिखाई दे रही है। तो जैसा जो ये आरोप लग रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते थे, बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि परिवार में टिकट नहीं दिया जाएगा। ठीक, रुचि एक चीज आप और बताएं। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़ गए हमारे साथ। रुचि एक चीज ये बताइए कि क्या ये भी अटकलें चल रही हैं कि शिवपाल यादव अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं समाजवादी पार्टी में, परिवार पार्टी एक हो सकती है दोबारा? लगता फोन फिर से कट गया रुचि कुमार का, इस पर उनसे जवाब लेंगे। देवेंद्र पराशर के पास हम चलते हैं। अच्छा, देवेंद्र का फोन कटा, रुचि हमारे साथ हैं। रुचि, ये इस शिवपाल यादव की पार्टी के सपा में विलय की खबरों में कितनी सच्चाई है? क्या ये मुमकिन है आज? देखिए, ये जरूर कहा जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन अखिलेश यादव जब यहाँ शिवपाल यादव के घर मिलने पहुंचे थे उसके बाद उन्होंने कहा कि अलायंस पे बातचीत चल रही है। तो विलय होगा इसकी अटकलें जरूर लगाई जा रही है कि विलय होगा या वो कुछ सीट शिवपाल यादव को देंगे, तो वो अभी बहुत ज्यादा साफ नहीं है आज, क्योंकि पहला जो फेज है, पहला फेज वेस्टर्न यूपी का है। तो जो समाजवादी पार्टी दफ्तर में मीटिंग चल रही है वो वेस्टर्न यूपी में टिकट्स को बांटने को लेकर चल रही है। वहाँ आरएलडी को कितनी सीट दी जाए, जयंत चौधरी को कितनी सीट दी जाए, क्या कुछ जयंत चौधरी के चुनाव चिन्ह पे समाजवादी पार्टी के लोग उतारे जाए या सपा की साइकिल पे कुछ आरएलडी के लोगों को एडजस्ट किया जाए। तो ये सारी मीटिंग समाजवादी पार्टी ऑफिस में फिलहाल चल रही है। तो अभी ये बिल्कुल पक्का नहीं है कि शिवपाल यादव को किस तरह से अखिलेश यादव। तो चलिए 3-4 बड़ी खबरें आज उत्तर प्रदेश से आपके लिए हैं। सबसे पहले इस कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने साथी विधायकों के साथ छोड़ दी भारतीय जनता पार्टी, वो बीजेपी में चले गए हैं। रुचि ने अभी आपको बताया, ये खबरें चल रही हैं, क्या विलय हो सकता है उनकी पार्टी का, इस पर अभी कोई स्पष्ट बात नहीं सामने आई है। तीसरी बात यह है कि जैसे सपा आज पहले फेज के टिकट वितरण को लेकर के बैठक कर रही है, ऐसी बैठक भारतीय जनता पार्टी भी आज कर रही है। देवेंद्र पराशर आपको उसके बारे में बताएंगे। देवेंद्र, आज
बीजेपी की टॉप लीडरशिप बैठकर पहले चरण के उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का छोड़ना कैसे ले रही है पार्टी इसको? और निश्चित तौर पर पार्टी को इस बात का अंदाजा था, और न सिर्फ अंदाजा था बल्कि वो एक तरह से कंफर्मेशन था कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ के जाएंगे और पार्टी उन्हें एकोमोडेट नहीं कर पा रही है। इसके पीछे वजह ये थी कि क्योंकि रायबरेली की ऊंचाहार सीट से उत्कृष्ट मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे हैं, उनके लिए वो टिकट के लिए अड़े हुए थे। पिछली बार भी उत्कृष्ट मौर्य हार गए थे बीजेपी की लहर में। बीजेपी इस बार उनको टिकट देना नहीं चाहती थी। बीजेपी का ये कहना था कि इस बार भी वो चुनाव हारेंगे, उनके लिए इक्वेशन ठीक नहीं है। बावजूद इसके स्वामी प्रसाद मौर्य अड़े रहे और तब उन्होंने इंडिकेट कर दिया था बीजेपी के कुछ नेताओं को कि फिर मुझे अगले कदम के बारे में सोचना पड़ेगा। तो पार्टी ये मानकर चल रही थी, बस इंतजार था इस बात का कि स्वामी प्रसाद मौर्य कब कर रहे हैं। हालांकि मैसेजिंग के लिहाज से केशव प्रसाद मौर्य का जो ट्वीट है वो पार्टी की आधिकारिक लाइन है, क्योंकि पार्टी मैसेज ये नहीं देना चाहती कि स्वामी प्रसाद मौर्य को उसने ऐसे ही जाने दिया। और इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य धरातल पे पकड़ वाले नेता माने जाते हैं। अपने एक खास इलाके में उनका असर है, चाहे आप कुशीनगर पटौना वाले इलाके की बात कर लें या फिर रायबरेली के साथ वाली सिटी आसपास के इलाके की बात कर लें, तो इन सब जगहों पे उनका असर है। और वैसे कार्यकर्ताओं के भीतर पार्टी ये मैसेज देने को तैयार नहीं थी कि उसने स्वामी प्रसाद मौर्य को यूं ही जाने दिया, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि सब कुछ हो जाने के बाद जब उन्होंने हमला बोल दिया था सार्वजनिक तौर पर किस प्रकार से यूपी की सरकार विरोधी है दलितों की, किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की, बावजूद इसके जिस प्रकार का ट्वीट है केशव प्रसाद मौर्य का, वो ये बता रहा है कि बीजेपी की रणनीति क्या है। लेकिन देवेंद्र, ये मैं पहले भी कह रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य ने तो बड़ी सभ्य भाषा में, जैसे पार्टी में वो उप मुख्यमंत्री हैं, उस पद को देखते हुए, गरिमा देखते हुए बड़ी अच्छी भाषा में लिखा था स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कि विचार कर लें। जवाब जो आया है लेकिन वो तो बहुत ही पर्सनल जवाब था। उन्होंने ये कहा कि स्वामी प्रसाद, वो केशव प्रसाद मौर्य अपनी हैसियत देखें, जिनकी 5-6 साल की कुल राजनीति हो वो मुझे सलाह न दें, अपनी सलाह अपने पास रखें। और सौरभ, इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि जब बसपा में जब थे तो इनका बहुत ज़्यादा वजन हुआ करता था। बीजेपी में हमेशा वो इस बात को लेके कसमसाहट में रहे कि बीजेपी में जो उनकी हैसियत होनी चाहिए वो नहीं है, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं। इसके पीछे वजह भी थी कि बीजेपी परिवार के हैं केशव प्रसाद मौर्य, संगठन से निकल कर आए हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के चलते, क्योंकि वो डिप्टी सीएम थे, तो सरकार में भी उनकी ज़्यादा हैसियत थी और पार्टी के मामलों में भी उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती थी। इस बात को लेके बहुत बार कुंठा कह सकते हैं, कुंठा शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक कुंठा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस कुंठा में रहते थे। वही नाराजगी एक बार दिख रही है कि भले ही केशव प्रसाद मौर्य ने उनको बहुत अच्छे तरीके से मैसेज दिया हो, लेकिन उनका रिएक्शन जो था वो बहुत तीखा था, बहुत ज्यादा। अच्छा, अब दूसरा एक सवाल ये है, रुचि के पास हम जाना चाहते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति होता है, उसको कैबिनेट मंत्री अगर बनाया भारतीय जनता पार्टी में, तो सही बात है रुचि, उनका कुछ ना कुछ जनाधार होगा, अच्छा खासा प्रभाव होगा कुछ वर्ग पर, कुछ इलाके में, जैसा अभी देवेंद्र जी बता रहे हैं। लेकिन जो अभी आपसे बात करते हुए वो दावा कर रहे थे, उसको सुन करके बड़ी हैरानी हो रही थी। उन्होंने आपसे कहा कि मैं सरकार बनाने बिगाड़ने का दम रखता हूं। आपसे उन्होंने कहा कि जब मैंने जब बसपा छोड़ी थी तो नंबर 1 की बसपा नंबर 3 पर चली गई थी और भारतीय जनता पार्टी नंबर 4 की पार्टी नंबर 1 बन गई थी। मतलब वो तो ऐसा अपने आप को दिखा रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनसे बड़ा कोई नेता ही नहीं है। देखिए, जब उन्होंने बसपा छोड़ी थी 2016 में, तो मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में 2007 में बनी थी और 12 में अखिलेश यादव आ गए थे। तो ऐसा नहीं था कि उस समय यहाँ मायावती की सरकार थी। जो नेता होते हैं उनके बहुत सारे समर्थक वहाँ पे मौजूद थे, तो अपने समर्थकों को मैसेज देने के लिए इस तरह की बातें सौरभ करते हैं। आप समझ सकते हैं कि वो जरूर है कि जो मौर्य कुशवाहा करीब उत्तर प्रदेश में 6% है और ईस्टर्न यूपी कुशीनगर, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव उन्होंने लड़ा, अभी जीते हैं, या रायबरेली है, जौनपुर है, मऊ है, वाराणसी है, इसमें मौर्य वोट काफी ज्यादा मायने रखता है। और उत्तर प्रदेश में क्योंकि ओबीसी वोटर की तादाद करीब 40 से 45% है, तो वो जो ओबीसी वोटर है उसका बहुत ज्यादा मतलब है कि ओबीसी वोट जिस तरफ जाएगा, जो गैर यादव ओबीसी वोट है, वो ही चुनाव जीत जाएगा। अगर वो बीजेपी की तरफ चला जाता है तो बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने में आसानी होगी, और अखिलेश यादव के पास आ जाता है तो वो जीत हासिल कर सकते हैं, ऐसा उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को लग रहा है
कि क्योंकि मौर्य समाज के वो नेता हैं, बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, मायावती के बहुत करीबी रहे हैं और क्योंकि वो काडर का उन्होंने काम किया है तो ज़मीनी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य माने जाते हैं। क्योंकि मायावती के जो कुछ करीबी नेता थे उनमें से एक स्वामी प्रसाद मौर्य थे और गांव-गांव उनका अपना एक पकड़ है वोटर्स में। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा नहीं है कि सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायने रखते हैं और एक तरह से जब चुनाव होता है तो एक मैसेज जाता है कि एक मौर्य समाजवादी पार्टी में चले गए, तो शायद इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य ने उनसे कहा है कि वो सोचें और बात करें। और आप स्वामी प्रसाद मौर्य के जितने समर्थक, अभी हमने उनसे बात की और विधायक जो उनके साथ जा रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि हम जिधर जाएंगे उधर सरकार बन जाएगी। तो ऐसा नहीं होता क्योंकि वो कोई प्रधानमंत्री मोदी की तरह शख्सियत नहीं रखते कि कोई सरकार बना या बिगाड़ पाए। सौरभ, ये तो उनके बड़े बोला, जैसा आपने कहा, अपने समर्थकों के सामने बोलने के लिए थे। लेकिन देवेंद्र, ये ऐसी राजनीति एक्सपोज होना बहुत जरूरी है कि आप खुद मंत्री बने हुए हैं, बेटी सांसद बनी हुई है, आप बेटे को भी चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि आपका कि पार्टी पूरी तरह आपके परिवार के सामने बिछ जाए, परिवार से जितने लोगों को आप चाहें उन सबको टिकट भी दें, जिताए भी, वो उनको राजनीति में भी लेकर के आए और यकीनन कुछ ना कुछ तो प्रभाव रखते हैं। तो उनका जाना बीजेपी के लिए कोई अच्छी खबर तो है नहीं, लेकिन इसके बावजूद टिकट इनके बेटे को नहीं दिया गया और इनको जाने दिया गया, इनके ब्लैकमेल में नहीं आई पार्टी, इस पर भी जरूर फोकस होना चाहिए। और सर, दो चीजें, पहली बात यह कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो भी नेता करते हैं उनको आप देखेंगे तो उनका ट्रेंड आपको ऐसा ही दिखेगा। चाहे आप यादव पॉलिटिक्स में बात कर लें तो यूपी का उदाहरण ले लें, बिहार का उदाहरण ले लें, आदिवासियों में बात कर लें तो झारखंड का जेएमएम का उदाहरण ले लें। जो भी व्यक्ति या पार्टी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करती है उसके नेताओं के यहाँ ये फितरत रहती है कि वो या रामविलास पासवान का उदाहरण भी आपने देखा, तो वो उनके नेताओं की ये फितरत रहती है कि वो उनके भाई परिवार इसके इर्द गिर्द पूरा समीकरण आगे बढ़े। और क्योंकि वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ही करते हैं तो ऐसे में उनके लिए कोई नैतिकता या अलग किसी मानदंड की आवश्यकता नहीं होती। राजनीतिक नैतिकता, राजनीतिक मर्यादा की बात कर लें और ये ऐसे सवाल भी खड़े नहीं होते। और स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी में भी रहे हैं तो बीजेपी में वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल इस लिहाज से नहीं रहते थे कि उनकी और केशव प्रसाद मौर्य की दोनों की तुलना करके देखिए, केशव प्रसाद मौर्य आज की तारीख में उनसे बहुत बड़े नेता हैं स्टेचर वाइज, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य चाह के भी खुल के कास्ट पॉलिटिक्स नहीं कर सकते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा कास्ट पॉलिटिक्स उन्होंने की है और इस लिहाज से उनको वो कंफर्ट नहीं मिलता था बीजेपी में, कहीं ना कहीं ये सुबुगाहट भी उनको ये रहती थी। ठीक, जाहिर तौर पे अब जबकि बीजेपी को ये लगा कि उनको एकोमोडेट करना मुश्किल रहेगा कि आपके बेटी को टिकट दिया गया, उनकी बहू ब्लॉक प्रमुख हैं, अब बेटे को भी टिकट दिया, और बेटे को टिकट देने के मामले में बीजेपी को ये लगा कि टिकट देने के बाद उनकी बहू भी राजनीति में है ऑलरेडी एक परिवार के 3 लोग पार्टी से हैं अभी राजनीति के अंदर, आपने बताया। जी हाँ, बिल्कुल, उनकी बहू ब्लॉक प्रमुख हैं, उनकी बेटी सांसद हैं और वो खुद मंत्री हैं ही, तो 3 लोग तो ऑलरेडी हैं। और चौथे को भी पिछली बार टिकट दिया गया था उत्कृष्ट मौर्य को, लेकिन वो चुनाव हार गए थे और इस बार भी उनको ये बताया जा रहा था कि आप चुनाव हारेंगे। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य की सब परेशानी ये है और जो महत्वाकांक्षा ये है कि लगभग उनकी उम्र 68 से 69 साल के आसपास रही होगी। अब वो चाहते हैं कि बेटे को जल्द से जल्द स्टेब्लिश कर दें। ऐसे में ऊंचाहार की सीट जहां पे वो पहली बार विधायक बने थे, उस सीट से चाह रहे हैं कि बेटे को एमएलए बनवा दें। अगर वो समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ते हैं और हारने का खतरा रहता तो बिल्कुल वो कदम नहीं उठाते। उनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वहां पे यादव मुस्लिम वोट ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के साथ है, ऐसे में मौर्य कैंडिडेट के तौर पर उत्कृष्ट मौर्य समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे तो आसानी से वो सीट निकल सकती है। अब उनकी कुछ ना कुछ तो रणनीति, कुछ ना कुछ तो उनकी अपनी कैलकुलेशन रही होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।